श्योर। थैंक यू सो मच अरुण जी, आप रिकॉल दिलाने के लिए। सो वापस से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रजत, और आज की जो ये वीडियो की जो श्रृंखला स्टार्ट की हुई है, अपना हाथ जगन्नाथ की, उसका पर्पज क्या था। हमने काफी बार देखा था कि काफी बार कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो अपना हाथ जगन्नाथ में हैं, बट हमें उन्हें रिकॉल नहीं रह पाता है, या हमें एवरी मंथ यदि हम उसका रिवीजन करते रहें, या अपना हाथ जगन्नाथ की जो मेन वैल्यूज हमें समझ में आ जाए कि वो क्या बोलना चाह रही है, तो हम अपनी डेली लाइफ में काफी हेल्पफुल, या हमारी जो लाइफ है वो काफी आसानी से आ, हम अपनी जो अकलाने को मैनेज कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में ये श्रृंखला है, जो कि एवरी मंथ इसका सेशन रहेगा। और 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 आज का जो वो है, आज की जो मीटिंग का जो ब्रीफ रिव्यू मैं देना चाहता हूँ पहले ही। इसमें जो टाइमिंग है वो लगभग 40 मिनट का ये सेशन रहेगा। इसके जो कंसेप्ट में वो बताऊंगा, ये थोड़ा सा लिटिल इंटरेक्टिव रहेगा। क्योंकि एक ही बात, क्योंकि कम्युनिकेशन वो ज़्यादा अच्छा रहता है जिसमें दोनों तरफ से इंटरेक्टिव हो। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे, तो जिसमें जिसके भी क्वेश्चन हो या जो भी हो, तो वो पूछ सकते हैं। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, यदि पॉसिबल हो तो आप अपनी वीडियो को ओपन रखें, जिससे क्या होता है, एक थोड़ा सा एक फोकस बनता है, एक अटेंटिवनेस आती है कि जब हम वीडियो ऑन रखते हैं तो हमें कोई देख रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार हमें वाकई में अलर्ट रहना है। तो इससे काफ़ी सुविधा होती है। सो वापस से आप सभी को आज की लॉन्च की जो नई पेशकश है, उसमें मैं आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपना हाथ जगन्नाथ बुक की, जिसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव सर हैं, जो कि टीसा के फाउंडर भी हैं। और उन्होंने अपनी मेडिकल फील्ड के बाद और एक सोशल वर्कर की तरह कार्य किया। फिर उन्हें लगा कि हकलाट पर जरूरत है, तो उसको एक नई कैसे एक पेशकश लाई जाए। तो उन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में अपना हाथ बगन जगन्नाथ बुक लिखी है, जिसको पढ़ने के बाद जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे समझ में तो आ जाएंगे, बट जो दूसरा और इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, समझे हैं, क्या वो हमारे अपने जीवन में वो हम उनको उतार पाए हैं या नहीं पाए हैं। सपोज करो, यदि अब अभी अरुण जी ये पूछें, अरे रजत भाई, आप ऐसा बताओ कि यार हमने वो अपना जगन्नाथ बुक तो पढ़ ली, और उसके साथ काफी सारे चीजें भी पढ़ ली, क्या ऐसा हो सकता है कि पढ़ के समझ के मेरा काम हो जाए। तो ऐसे केसेस में फिर इसकी जरूरत आती है कि क्यों। तो समझने के बाद जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो है उसको एक्शन में लेने की। तो यदि हम उसको एक्शन में लेते हैं तो हमारे अंदर अमूल चूल परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो ये था अपना हाँ जगन्नाथ बुक का प्रीव्यू। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन है। अब अभिषेक जी पूछना चाह रहे होंगे, अरे लाइन कौन सी लाइन, बताओ बताओ वापस से बताना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है कि जो लाइन है वो ये है, वो बोलना चाह रही है हमसे। जब हम उसको रीड करते हैं, काफी बार फास्टली रीड करते हैं तो समझ में कम आता है, बट यदि हम उसको आराम से चिंतन करें तो वो लाइन हमसे बहुत कुछ बोलती है। वो है कि ये अमेरिका के ऊपर है, बट हम इसको इंडिया के ऊपर भी ले सकते हैं कि अगर आप इस मुल्क के, इंडिया के 15 लाख या काफी सारे अकलाने वाले लोगों में से के समान हैं, तो आपको कोई थेरेपी नहीं मिलेगी। आपको जो करना है वो अपने बलबूते ही करना होगा।
उन संसाधनों और उन विचारों को लेकर जो आपको अभी उपलब्ध हैं। इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये आता है कि इंडिया में जो भी जैसे अमेरिका की बात थी, अब इंडिया में जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम ये नकार नहीं सकते कि हमारे पास आ, हकलाट है, बट इसके इसकी गाइडेंस नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है। तो इन चीजों को अपन अब बहाना नहीं बना सकते। और यदि हम वाकई में अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, क्या मैं वाकई में अपनी हकलाट पर काम करना चाहता हूँ, डीपली अपनी आंखें बंद करके पूछें अपने आप से, तो यदि जो जवाब है वो पेन का जो लेवल है उस आधार पे डिसाइड होता है कि हम वाकई में आने वाले जो 1 साल या जितना भी, अब हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि जितना भी समय लगे, क्या हम उसके लिए डेडिकेटेडली एक कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं हम। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तो आप वो सारे काम करेंगे जो इसके लिए जरूरी हैं। आप इसके रिगार्डिंग में अपडेट वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो ये थोड़ा सा एक सरप्राइज रहेगा। तो फिर इसमें बात आती है जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है अपना हाथ जगन्नाथ का जो लिखी गई है, वो अपना हाथ जगन्नाथ का ये नहीं है कि परपज की आपका हकलाना की ओर हो जाएगा। ये एक दिशा में मार्गदर्शन है कि ये इसका कोई क्योर की कोई गारंटी नहीं है, और ना ही अभी तक ऐसी वर्तमान तक ऐसी कोई दवा या कोई चीज बनी नहीं है जो इसका हकलाने को जड़ से खत्म कर दे, बिल्कुल सफाया कर दे, इसका इसका क्योर कर दे। तो क्या किया जाए? अभी तक जो वैल्यू है वो ये कि हकलाहट को मैनेज कर लिया जाए। तो हकलाने की मानसिकता का क्योर जरूर है। और टीसा की जो सोच है वो यही है कि हकलाहट का भले ही क्योर ना हो, मगर समाधान है, बिल्कुल है। और इसका जो समाधान है वो सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता में छिपा हुआ है। अब श्रीकांत शशिकांत जी पूछना चाह रहे होंगे, अरे रजत जी, आपने बोला कि ये स्वयं सहायता की जो आपने बात की, इसमें क्या ये स्वयं सहायता से ही हो जाएगा? हो सकता है वो उनके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन चल रहा हो। तो इसके लिए जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे ये आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेशन। हम जितने जब तक सेल्फ डिसिप्लिन रह पाएंगे, हम अपनी हकलाहट पर सेल्फ हेल्प के जरिए काम कर पाएंगे। और मोटिवेशन के लिए जरूरी है वातावरण, एनवायरनमेंट, जो कि टीसा कम्युनिटी हमको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करा रही है। सो ये था कि सेल्फ हेल्प के जरिए इसको कैसे डील किया जाए। सेल्फ हेल्प एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन आते हैं, धीरज जी पूछना चाह रहे होंगे, अरे रजत जी, आपने ये बोला था कि ये हकलाने की मानसिकता, क्या मतलब, इससे क्या मतलब, हम क्या समझें इससे? काफी बार सुना है स्टेमरिंग माइंडसेट को क्योर करना, ओवरकम स्टेमरिंग। तो ये जो चीजें होती हैं इनका क्या मतलब है? इससे पहले एक और चीज, स्टेमरिंग पर काम करना या स्टेमरिंग के फियर पर काम करना। स्टेमरिंग पर काम करना जैसे बोलने में मैं ये शब्द सही ढंग से बोल दूं, मैं उससे इस शब्द पे मैं अटकता हूँ बस, मैं उस चीज को बस मैं सही ढंग से बोल दूं। अब दूसरी चीज आती है हकलाने का डर। अब सपोज करो मोहित जी ये पूछ मोहित जी के मन में ये चल रहा होगा कि भाई ये हकलाना और हकलाने का डर, इसमें क्या अंतर है? क्या वाकई में इनमें काफी ज्यादा अंतर है इनमें? हाँ बिल्कुल है। हकलाने का डर का मतलब है कि जो हमारी समस्या है वो 99% जो समस्या है वो हकलाने के डर से ही रिलेटेड हैं, जिसको एक सिद्धांत के रूप में पेश कर दिया गया डॉक्टर सिहान का आइसबर्ग सिद्धांत।
तो ये क्या बोलता है कि आपकी जो अकलाना है, वो जो दिखाई दे रहा है वो 1% है। टाइटैनिक जहाज चल रहा है, उसने देखा अरे वहां पे थोड़ी थोड़ी बर्फ सी है बर्फ ही तो है, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा भी नहीं। तो दिखाई दिया कि बस छोटा सा भाग। जब उसको पास जाया या जब उसकी टकराहट हुई, तब मालूम चला कि इसकी गहराई बहुत बड़ी है और ये बहुत विशाल रूप ले चुका है। तो वैसा ही स्टेमरिंग में है, दिखने वाला पार्ट बहुत ही छोटा सा है कि हम कुछ शब्द पर अटक गए या ये शब्द नहीं बोल पा रहे या उसके सामने अटक गए। अब इसके लिए जो हकलाने का जो फियर है, इस ये जो कंसेप्ट है, ये ब्रॉड लूप इसमें लेता है। अब प्रथमेश जोशी जी ये पूछना चाह रहे होंगे कि रजत जी, आप ये बताइए कि ये हकलाने की मानसिकता में, जो ये हकलाने की फियर में कौन कौन से फैक्टर हैं वो शामिल हैं। क्या आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हमारे लिए? तो मैं प्रयास करूंगा। कैसे? कि हकलाने के डर में आती है शर्म। एस शर्म आती है कि मुझे शर्म लग रही है। अरे वो तो हकलाता है, शर्मा जी का लड़का तो हकलाता है यार, उसकी तो शादी भी नहीं होगी, वो तो बोल तो पाता नहीं यार, वो बात तो इतनी बड़ी बड़ी करता है। अब ऐसे ही दो चार बातें आपके बारे में बोल दी, तो लगेगा कि यार मैं तो हकलाता हूँ, अब मैं क्या क्या बोलूं। तो ये चीजें। फिर आता है असक्तता, कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकता। इंटरव्यू, मैं तो हकलाता हूँ, मैं इंटरव्यू दूंगा कैसे? मैं कैसे इंटरव्यू दे सकता हूँ? और यदि इंटरव्यू वाले ने मेरे हकलाहट को देखकर मेरे को बाहर निकाल दिया तो ये चीजें हैं कि मैं दुकानदार से सामान कैसे लूं। मेरे को मिश्री लानी है, अब मैं वहां पे जाके आधे घंटे तक सोच रहा हूँ कि यार इससे कैसे बोलूं। आधा घंटा इसी में बर्बाद हो गया कि उससे बोलना कैसे है। तो ये चीजें असक्तता कि हम आनाकानी कर रहे हैं, हम चीजों को टालम टोल कर रहे हैं। चिंता, एंजाइटी। अब अब इस चिंता की यदि मैं बात बात करूं, तो ये है कि कोई भी चीज के बारे में पहले से सोचना। हमें मालूम है कि हकलाहट है, तो जो हकलाहट है उसका जो कंसेप्ट है, इनसे पहले हम उस पर जानना चाहेंगे कि जो बचपन से और अभी तक हमारी जितनी भी एज है, हकलाहट के बारे में धारणाएं, हमारी विचारधाराएं, हमारी भावनाएं और हमारी जो वैल्यू हैं, और हमारे जो मूल्य हैं, वो डेवलप किससे हुए हैं? जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उससे वो सारी चीजें डेवलप हुई हैं हमारी। तो अब जब इतने सालों से वो चीजें डेवलप हो रही हैं, लगभग मान लो 20 साल, 30 साल से कोई चीज डेवलप हो रही है, तो वो हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ गई होती हैं कि वो अब हमारे मस्तिष्क में या हमारे विचारों पे इस कदर प्रभावित हैं कि हमारे माइंड में नकारात्मक थॉट्स आते हैं। कि यार मेरे को कल वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, मेरे को कल वहाँ पे स्पीच देना है, मैं कैसे दे सकता हूँ? और मैं ऐसे ब कर रहा हूँ, क्या पता कोई देख रहा हो तो, और उसने नोटिस कर लिया और वो इसे देख रहा है हमें। तो हमें इतनी ज्यादा वो हम इससे इमोशनल रूप से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं इस चीज से। सो ये है कि तो इन वैल्यूज को चेंज करने में ही लगभग 1 साल का 9 से 1 साल का समय लग जाता है, यदि हम प्रॉपर सेल्फ हेल्प के जरिए अपने ऊपर काम करें या उस चीज को देखें तो। और मैं इसके बाद में बात करूंगा ये कि निराशा हो जाती है, कि हम निराश बैठे हैं, इंटरव्यू गड़बड़ हो गया, किसी ने, सपोज करो एक सिचुएशन लेते हैं, अरुण जी बस चला रहे हैं और मैं आगे से रोक रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब अरुण जी ने बोला कहाँ पे जाना है, मैं बोल रहा हूँ नारायण से सर्किल जाना है। अरे क्या बोल रहा है, जल्दी बोल, जल्दी बोल, तेरा समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रहा है चल रहने दे यार, तू बोलना भी नहीं जानता। अब अरुण जी ने सपोज करो मेरे से ऐसा बोल दिया, तो अब मैं उसी बात को लेके बैठा हुआ हूँ
कि यार आधे घंटे तक, आज तो ऐसा हो गया यार, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया भाई, हकलाने के कारण यार ऐसा हो गया। मेरे को वो बस में ही नहीं लेके गया। वास्तव में यार अब तो इस हकलाने के कारण जिंदगी दूभर हो गई है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे केसेस के कारण हमें निराशा भी हो जाती है। और फिर इसको अपन जब ऐसे केसेस हो रहे होते हैं तो हम सोचते हैं यार, जब इतनी ही दिक्कत है तो क्यों ना मैं इसे छिपाना स्टार्ट कर दूं। चलो छिपाने की कोशिश करते हैं। अभी अभिषेक जी से बात हो रही है। अभिषेक जी, यदि मैं सोचूं यार मैं हकलाता हूँ तो ऐसा करूँ, जब मैं अभिषेक जी से इनकी जो फार्मेसी की जो शॉप है ना, ये जो काम करते हैं, इनसे जब मैं बात करूंगा ना टेबलेट वेबलेट का, ऐसा करूंगा, शब्द को छिपा दूंगा या मैं अवॉइड कर दूंगा, शब्द को बदल दूंगा। तो ये जो टेंडेंसी होती है हम इसकी तरफ आ, तो इसकी तो फिर क्या होता है, इससे अपन फिर एक मूव फॉरवर्ड होता है और फिर इससे हम आगे से जाते हैं। तो इस चीज में अवॉइडेंस काम आता है, कतराना, बचना, जहाँ पे भी बोलने का मौका मिले नहीं बोलना। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्पीच देने का मौका मिले, यदि हम न्यू मेंबर है तो चुपचाप आखिरी जो लास्ट की जो 100वीं पंक्ति है वहां पे जाके बैठे हुए हैं और वहीं पे बैठे रहेंगे। 2 दिन हो गए। अब तीसरे दूसरे दिन की रात तो मन ने उछाल कर बोला, यार अब तो बोल जा भाई, 2 दिन हो गए तू नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया था और तूने एक भी दिन नहीं बोला। तूने यदि तूने आज नहीं बोला तो तुझे पछतावा होगा कि तूने नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की और आपने बिल्कुल भी नहीं बोल पाए। यार तुम इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए। जब इतने विचार आते हैं तो शशिकांत जी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। तो हुआ क्या, तो फिर ऐसा होगा कि वो उठ करके और मंच पर जाए, चाहे दो 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 दो, दो शब्दी बोले, बट बोले तो इतना हल्का फील होगा कि यार वास्तव में अच्छा लगा। तो ये है कि अपने में सिमटे रहना। अब मैं बात करूंगा कि मोहित जी, ये पूछना, मोहित जी के अंदर ये चल रहा होगा। क्या होता है कि काफी बार हमारे अंदर मन में क्वेश्चन चल रहा होता है, हम दूसरे पर उंगली रख के पूछते हैं कि ये कुशल संचारकर्ता क्या है। ये कुशल संचारकर्ता की बात दी गई है अपने यहाँ जगन्नाथ में, तो वो क्या है। तो तो फिर क्या है कि उसमें कुशल संचारकर्ता का मतलब है कि हम अपनी हकलाहट को मैनेज करते हुए एक कुशल संचारकर्ता बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि सपोज करो मैं हूँ और शशिकांत जी हैं और कुमार कुंदन जी हैं। अब शशिकांत जी ने मैं एक बचपन में हूँ और मैं छोटा सा हूँ। तो शशिकांत जी ने मेरे को एक पाठ पढ़ाया कि माई हेड यानी मेरा सिर। तो मेरे को लगा कि शशिकांत जी ने बोला माई हेड यानी कि उनका सर। तो फिर अपन ने बोला यार ये एक मैडम के तौर पर ले ले लेते हैं, यानी कि मैं छोटा हूँ और मैडम ने मेरे से बोला कि रजत, माई हेड यानी मैडम का सिर, माई हेड यानी मेरा सिर। तो मैंने बोला माई हेड यानी मैडम का सिर, माई हेड यानी मैडम का सिर, माई हेड यानी मैडम का सिर। अब सपोज करो वहां से जो जो उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो ये पिताजी हैं या हमारी मम्मी जी हैं, वो हमें समझा के थे, अरे बेटा माई हेड यानी मैडम का सिर नहीं, नहीं देखो बेटा मेरा सिर, मेरा सिर। सो ऐसे उठ के चला गया, वो चले गए। फिर लास्ट में कुमार कंदन जी छोटे से जब वो आए, अरे रजत ऐसा कर, इधर आ, देख ये क्या है, ये क्या है, ये तेरा सिर है। तो जो बोलने वाला है उसका सिर माई हेड यानी बोलने वाले का सिर। अच्छा, वैसे ही मेरे को उलझा के रखा हुआ था, इतना सारा हो गया मेरे को। तो जो फिर समझ में आया, फिर कुमार कुंदन जी ने मेरी हेल्प की। ये तेरा सिर, ये मेरा सिर। तो ऐसे फिर हमने इंग्लिश में प्रैक्टिस की और काफी सारी चीजें हुई। इस कहानी से ये समझ में आता है कि फ्लुएंट वक्ता तो सभी थे, मेरी मैडम थी या मेरे पिताजी मेरी माताजी थे, बट जो असली संचार को जो समझा वो कुमार कुंदन जी ने समझा। कि उनको पता लग गया कि कहाँ दिक्कत आ रही है। ये इसका समझने का लेवल क्या है, क्या ये जो समझने का जो लेवल है वो मैं उस तक समझा पा रहा हूँ इस चीजों को। तो ये है फ्लुएंसी और कुशल संचारकर्ता में अंतर, गुड कम्युनिकेटर में अंतर। हम हकलाते हुए भी गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं, हम हकलाहट को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये है। और
तो इसके और जो ये एक एक और इसके बाद में कंसेप्ट आता है कि ये जो बोलने की जो समस्या है या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक जो कारक हैं वो क्या है। तो जो धारणाएं अभी तक विकसित हुई हैं कि टोकना, अब मेरे को सभी टोक रहे हैं या कुमार कुंदन जी को सभी टोक रहे हैं, सपोज करो, अज्यूम कर लो, मान लो कि कुमार कुंदन जी मेट्रो रेल में हैं। अभी तो वो बड़े हो गए, बट जब शायद हम छोटे से होंगे या एज के होंगे तो उनको बोलता हो, अरे बेटा तुम आराम से बोलो यार, तुम बार बार में तुम फास्ट बोल रहे हो, मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है तुम धीरे बोलो धीरे बोलो, फिर तुम तेज बोल जाते हो। तो टोकना, सुझाव देना कि ये टेक्निक यूज लो, वो चीज यूज लो, और व्यर्थ ही सुझाव देना। तो ये चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में गिल्ट की भावना पैदा करती हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया यार, ये सभी लोग जब मेरे से बोल रहे हैं तो मतलब मैं गलत हूँ, सभी बोल रहे हैं मेरे से। तो ये जो धारणाएं होती हैं ये एक नकारात्मक या एक मानसिक स्तर को प्रभावित करती हैं काफी हद तक। और अब इन चीजों के प्रति है एक जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। तो इस कंसेप्ट को लेकर काफी सारी बातें होती हैं कि इसमें होता है एक्सेप्टेंस का मतलब क्या। ये एक्सेप्टेंस एक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, अलग अलग फेज में अलग अलग तरह से हमें दिखाई देता है। ये जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जो जीवन पर्यंत हमें दिखाई देता है। तो ये क्या सिखाता है कि हर सिचुएशन में सहज होना एक्सेप्टेंस ही है। रिएक्टिविटी को कम करना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, जो हमारे हाथ में है हम उस हद तक मेहनत करें, पर जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको वापस से उस चीज को अपन लें और उस चीज में अपन मूव ऑन उसको करें। जैसे कि हमने बस में हमने बस कंडक्टर ने जोर से पूछा, अरे मोहित जी आप कहाँ पे जा रहे हो आप। अब मोहित जी ने बोला कि मेरे को वहां पे जाना है। अब इनको स्टेमनिंग हो गई। अब स्टेमनिंग हो गई तो अब इनको पांच छह लोगों ने देख लिया, एक तक देखते रहे वो इनको। तो उस रिएक्टिविटी को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं कभी कभी ना चाहते हुए भी रुक जाऊंगा, हला जाऊंगा, बट उस टाइम उस मोमेंट पर बैड फील होगा, मैं उसे हजम करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं ट्राई करूंगा कि आगे आने वाली सिचुएशन में मैं इसको और कैसे हद तक मैनेज कर सकता हूँ और मैं इसको कैसे टेकल कर सकता हूँ। तो इन चीजों को हजम करना, एक्सेप्ट करना, इंटरव्यू हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, या जब भी बोलने का मौका मिले अपनी रिएक्टिविटी को कम करना। तो एक्सेप्टेंस जो डेवलप होती है इसका जो कंसेप्ट है वो है प्रैक्टिस से। थ्योरी अपने पढ़ ली, अपने यहाँ जगन्नाथ बुक पढ़ ली, इंग्लिश वर्जन पढ़ लिया, हिंदी वर्जन पढ़ लिया, हमने सब चीज पढ़ ली, बट फिर भी क्या हुआ, फिर भी ये हुआ कि यार प्रैक्टिस ही नहीं की। अभी तो हमने हमने पूरी अपने यहाँ जगन्नाथ दो तीन बार पढ़ ली, मुंह कोर्स कर लिया, हमने हमने एक बार मुंह कोर्स कर लिया, फिर मुंह कोर्स करा, अरे अब तो हमने मुंह कोर्स कर लिया, गजब, अब तो किसी को भी सामने आ जाने दो, मेट्रो एक्टिविटी हम धुआंधार करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग धुआंधार करेंगे, स्टैंड अप लगातार करेंगे। अब तीन चार महीने बाद लगा कि यार अब तो अच्छे हो गए, बस मजे, फिर छोड़ दिया। अब तो हम अच्छे ही हो गए यार, अब क्यों जाए वहां पे। तो छोड़ने के बाद फिर से मालूम चलता है कि यार फिर से वो साइकिल है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। तो उनको प्रैक्टिस में इनको जीना एक्सेप्टेंस को, वो अपन कैसे जी सकते हैं। एक पहले जो भी चीज सीखें टीसा में, टीसा की जो हायरार्की है वो यही है कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं, जैसे कोई टेक्निक सीखी, मूव कोर्स से जो सीखा, टेक्निक सीखी, तो उसको ही पहले खुद समझ लेना, अपनी अकेले में प्रैक्टिस करना, फिर स्वयं सहायता समूह में जाना और समन्वयक जी से बोलना, हेलो एक्चुअली मैंने आज ये प्रैक्टिस की थी तो ये ऐसे ऐसे ये मेरे सुझाव हैं, क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएचजी में जाके उनकी प्रैक्टिस करना, फीडबैक वहां से लेना और टीओपीजी या मूव कोर्स ज्वाइन करना। तो इतने होने के बाद सब्जी वाले या फल वाले या करीबी से बातचीत करना, रिलेटिव से, पुलिस वाले के पास चले गए एक दिन,
2-3 महीने बाद, हेलो अंकल जी, आप ड्यूटी बहुत अच्छी करते हो यार, आप ही तो वो जो इस देश को आगे ले जा रहे हो। अब आपने उसको दो लाइन बोल दी अपनी हकलार के साथ, आपकी प्रैक्टिस होगी, फियर आपका दूर हो गया, तो अच्छी बातों से उसका उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो ये जो तरीके हैं वो ये हैं कि अपन कैसे स्टेज टॉक कर सकते हैं। तो टीचर, बस में, ट्रेन में, स्टेज टॉक, स्कूल में और इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए हायर लेवल प्रैक्टिस की नीड होती है। जितनी अपन प्रैक्टिस की होगी हमने, तभी हम इन टेक्निक्स को अच्छे से यूज ले पाएंगे इनको। अ, तो जो ये चीज़ें होती हैं ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। और और मैं एक और बात में बोलना चाहूँ, अगर काफ़ी बार ये होता है कि हमारे हम पास्ट में चले जाते हैं। कैसे कैसे पास्ट में जाते हैं हम? यदि मैं ना हकला तो क्या होता। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है माइंड में कि यदि मैं ना हकलाता तो यार मैं ऐसा करता, मैं वो सा करता, मैं इसको उसको कर लेता, या वो जो बोलने वाले हैं मैं वहां पे चला जाता। तो ये जो पास्ट में ले जाता है और हमारे फ्यूचर को भी खराब कर देता है। तो ये इसके जो साइड इफेक्ट हैं कि मैं क्या कर सकता था। और हकलाना जो है वो बेसिकली न्यूरोलॉजिकली समस्या से उत्पन्न होता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। पर धीरे धीरे कैसे ये न्यूरोलॉजिकली से हमें मेंटल रूप से प्रभावित करता है, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। वो ऐसे ही, जब 10-20 साल हमें हो जाते हैं ना अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करते हुए, अब उनको बदलना आसान तो है नहीं। अब जो वैल्यूज है वो हमारी धरी रह जाती हैं, डर, फियर, सेम। तो इन पर तो इससे जो होता है वो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर सिहान का आइसबर्ग सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिमांड एंड कैपेसिटी मॉडल, इसमें हम बात करेंगे कि अभिषेक जी पूछना चाह रहे हैं, 2 मिनट सोच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। अरे रजत जी, ये बताइए डिमांड और कैपेसिटी मॉडल क्या है? हमारे मस्तिष्क की जो बोलने की जो जरूरी क्षमता है, और समाज या लोग हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें जब भी गैप आने लगता है, बढ़ने लगता है, तो हमारा हकलाना यकायक बढ़ जाता है। तो ये एक मॉडल भी है इसमें। तो इससे ये हकलाने के बारे में। मैं अब इसके एक चीज मैं पूछूंगा रजत आपसे। अभी आपने जो डिमांड और कैपेसिटी वाला चीज का चर्चा किया, इसमें आपने किसी राइटर या स्पीकर का नाम लिया था, वो आप एक बार और बताएंगे? एक्चुअली इसमें इसमें मैंने राइटर का नाम नहीं लिया है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। बट इससे जो पहले था वो डॉक्टर सिहान का आइसबर्ग हाँ, सिद्धांत। डॉक्टर सिहान। हाँ ओके, हाँ यही यही नाम जानना था। ठीक है, हाँ, आप हाँ। कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। या सो डॉक्टर सिहान का जो आइसबर्ग कंसेप्ट है, तो वो यदि आप उनको देखने का दृष्टिकोण, अपना नजरिया रखें ना, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बोला, आप जितने दृष्टिकोण से उसको देखेंगे उतनी बातें आपको समझ में आएंगी। वो बातें समझ में आ गई, फिर रह जाएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की हायरार्की है, तो वो भी आप टीसा में या अभी आपको जानने को मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस एंड सब्र रखें। तो इससे कि हकलाना ये जान लिया कि क्या है क्या नहीं है। अब ये बात आती है कि अब हकलाने में क्या है कि अब तो मैं क्या करूंगा। अब ऐसा जीवन, नाक से पानी ऊपर जा रहा है, सबने बेइज्जती कर दी। अब ये बोल रहे यार, तू इतने साल से तू बोल रहा है, अब तुम बोल रहे हो रजत कि मैं सही हो जाऊंगा, हो जाते हैं सही, तुम तो ऐसे ही हकला रहे हो यार। सब हंस रहे हैं हमारे आसपास के। या हमारा पेन इतना ज्यादा होता है कि हम ये स्वीकार कर लें कि अब इससे ज्यादा, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। अब हमने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं टीसा का हर इवेंट अटेंड करूंगा, एसएसजी ज्वाइन करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूंगा, वर्कशॉप ज्वाइन करूंगा, और टीओपी ज्वाइन करूंगा, मूक ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन ही नहीं करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा और इसकी प्रैक्टिस करूंगा। कैसे भी करूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में करूं, लॉन्च में करूं, या जगह जगह इसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो ये चीजें हैं जो इसे कोप अप कर सकती हैं, यदि इस लेवल तक, इस पेन इस लेवल तक है तो। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी में एक ही लेवल पर आ जाता है, बट जब जागो तभी सवेरा। तो ये है। तो इसके बाद आता है कंसेप्ट इंपोर्टेंट। अब हम इसको एक फटाफट से इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे।
कि जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि तकनीक का इस्तेमाल अपन क्यों करें। अपना जगन्नाथ में काफी सारी टेक्निक्स हैं, मैं नाम बोल देता हूँ ब्रीफली। बाउंसिंग, बा, बाउंसिंग, प्रोलोंगेशन, पॉजिंग टेक्निक, वॉलेंटरी स्टैमरिंग, ब्लॉक करेक्शन टेक्निक है जिसमें ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। पोस्ट ब्लॉक ब्लॉक करेक्शन या कैंसिलेशन, कैंसिलेशन। दूसरा है रोल आउट। तीसरा है प्रिपरेटरी सेट या प्री ब्लॉक करेक्शन। इनमें ब्लॉक करेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस, इससे पहले अपन वॉलेंटरी स्टेमिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। तो यदि हमें टेक्निक की सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रैक्टिस करके महारत हासिल हो जाती है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कितना समय लेंगे। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अवेयरनेस के साथ ही, उतना जल्दी ये आपके जो बिहेवियर में ढलती हैं, और ये उतना ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल अपन क्यों कर रहे हैं? हकलाने के छुपाने के लिए या बेहतर संचार के लिए? अब शशिकांत जी आंसर देंगे। तो जो शशिकांत जी के मैं मन की बात में मैं ही बोल देता हूँ। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अरे ये रंजित भाई, ऐसा होता है कि अकलाना को छुपाने के लिए नहीं टेक्निक का यूज ले रहे, हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं बेहतर संचार के लिए। छुपाने के लिए करेंगे तो हकलाहट और बढ़ जाएगी। हमें अपनी हकलाहट को मैनेज करना है जिससे सामने वाले को अच्छे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है। तो हकलाने को स्वीकार करने के बाद ये मत रखना, हमें ये नहीं रखना चाहिए कि कोई चमत्कार हो जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, और इसमें कछुए की मानसिकता चाहिए और इस मैराथन में जीतने के लिए। सेल्फ वीडियो मेल्डिंग कंसेप्ट है, अपनी अखलाड़ की अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसको रिव्यू करना, उसको रिकॉर्ड करना, ध्यान से उसको देखना। अब कुमार कुंदन जी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं, यार मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फेस ऐसा क्यों है? यदि मैंने रिकॉर्ड की, मेरी आई ब्लिंकिंग क्यों हो रही है, मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, क्या मैं जो दिखाई और जो सुनाई दे रहा हूँ मैं सही हूँ या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? तो वीडियो सेल्फ सेल्फ वीडियो मॉडलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में काफ़ी एक और जो आती है, श्वसन की एक हेल्प होती है। सांस लेते समय पेट आगे जा रहा है और सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते समय हम जोर से बोल रहे हैं और धीरे धीरे उसको बोल रहे हैं, ये हेल्प करता है। इसमें प्रैक्टिस है जो अपने यहाँ जगन्नाथ बुक में दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ध्यान से सुनना और नजर और हाव भाव। अब काफी बार ये होता है, हम स्वयं सहायता समूह में या लॉन्च में कहीं भी मीटिंग हो रही होती है। अब मैं अब मैं क्या इम्पैक्ट होगा सुनने का? यदि ध्यान सुनने का मतलब है मैं चुपचाप में बैठा हूँ, देख रहा हूँ अरुण जी क्या बोल रहे हैं, कुमार कुंदन जी क्या बोल रहे हैं, मोहित जी क्या बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ मैं उनको। तो मैं सुन रहा हूँ चुपचाप, और उनकी मैं सर हिला रहा हूँ, अच्छा, उनकी कोई बात समझ में आई, अच्छा। तो इससे क्या है, ये हमारी कम्युनिकेशन में या हमारी संचार में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और नजर और हाव भाव, हम जैसे जैसे नजर करते हैं, हमारे जो हाव भाव हैं, हाव भाव अच्छे हैं, अरे समझ में आ गया भाई। तो ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसके बाद में जो मन का खेल का जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है कि दूसरों से बातें करने के बारे में हम क्या सोचते हैं। क्या दूसरे से बातें करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है? क्या हमारी हकलाहट में मानसिकता क्योर करने में मदद हो सकती है? भौतिक प्रक्रिया क्या है? मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, सुनाई पढ़ रहा हूँ, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए? फियर को कैसे फेस किया जाए? वातावरण का क्या हेल्प है? पीसा का क्या मददगार है? तो ध्यान से सुनना और अभ्यास करना और अवेयरनेस के साथ, तो योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे बदलाव लाना, समूह से जुड़ना, प्रैक्टिस करना, ये एक मन के खेल को बेहतर बना सकते हैं हमारे को। सो ये जो चीजें हैं वो एक तरह से बेहतर हमें बना सकती हैं। फिर इसके बाद में आता है, फिर इसके बाद में आता है कि
कि जो जीवन मूल्य और आत्मविश्वास, जो जीवन मूल्य और आत्मविश्वास हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो बचपन से अभी तक जैसा कि हमने देखा, हमारे जो थॉट डेवलप हो गए होते हैं, यार मेरा तो आधा गिलास ही भरा है या आधा गिलास खाली है। तो हम ये फोकस करते हैं कि हमारा आधा गिलास भरा है या यार हमारा तो आधा गिलास खाली है यार। तो ये जो इम्पेक्ट होते हैं इनको हम सकारात्मक क्रियाओं द्वारा चेंज ला सकते हैं इसमें। और सफर ज्यादा मनोरंजक होता है बजाय मंजिल पर पहुंचने पहुंचने के। तो इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, एंजॉय लाएं, क्योंकि काम तो हमें करना ही है। जब हमने ठान लिया है तो हम इनको एंजॉय लेके करेंगे तो और ज्यादा बेहतरीन या हम अपने बेहतर प्रदर्शन पर होंगे। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेल्फ हेल्प में आता है कि हतोत्साहन। जब हम सेल्फ हेल्प का एक वे चुनते हैं तो उसमें जो एक कंसेप्ट आता है वो है हतोत्साहित हो जाते हैं, या हमारा इंटरव्यू गड़बड़ हो गया, या यदि केवल हमसे किसी ने कुछ बोल दिया तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जब तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पास नहीं है तो हमें आगे धक्के देने वाला कोई नहीं है। तो हम फिर वापस से सारी चीजें छोड़ के भी उसी पहले वाले मार्ग में ही चले जाते हैं। सोचते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं है यार, सब कुछ ऐसा ही है। अब ये सेल्फ हेल्प का जरिया यार बहुत अजीब है मतलब। तो एक कमिटमेंट के जरिए, एक स्वयं सेवा समूह के जरिए, एक माहौल के जरिए हम अपने भावनात्मक अनुशासन के जरिए और इस पर जोड़ सकते हैं। और वातावरण का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या रोल है? वो रोल है कि एक नया परिवार मिल जाता है हमें। क्या होता है काफी बार, इम्पोर्टेंट बात, काफी बार ये होता है कि हमारे फैमिली वाले, हमारे परिवार वाले सब ये बोलते हैं यार तुम इतनी इधर उधर तुम तीसरा की टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम पहले ही बोलते थे, अभी क्यों कर रहे हो? तो काफी बार हमारी फैमिली मेंबर वाल को अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो हमें नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें काम करेगा एक नया परिवार वातावरण, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अन्य अन्य जगह पर हैं। और तीसरा, तो ध्यान से सुनना, सराहना। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इनमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने लायक है। ये जो स्वयं सहायता समूह है वो विश्वास के ऊपर टिके रहते हैं। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के विश्वास को ना तोड़ें या फिर हम उसके विश्वास को कायम रखें, और एसएचजी की बातों को गोपनीय रखें और ध्यान से सुने। और एक दोस्ती की भावना से प्रेरित है बिल्कुल ये। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ही आप वो कर सकते हैं जो अद्भुत चेंज आप में ला सकते हैं। तो और फीडबैक मांगना और देना। फीडबैक मांगने में जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि फीडबैक मांग सकते हैं, बट हमें तभी फीडबैक अपन को देना चाहिए जब सामने वाला हमसे पूछे। सो ये है। तो और आपको जो रोका हुआ है वो हकलाने का डर है, वही डर है, शर्म है कि अरे वो तो हकलाता है, वो क्या है। गिल्ट है कि समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। निराशा है कि बस वाले ने क्या बोल दिया। छिपाना है कि कहीं किसी को पता नहीं लग जाए कि मैं हकलाता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यार ये तो। हाँ। तो नफरत भी हो जाती है हमसे। मैं अभागा, मुझे क्यों अकलाना दिया भगवान ने, मुझे ही अकलाना दिया, मैं बोल नहीं सकता। लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, अब तुम ज्यादा हकला रहे हो, देखा, पहले तुम सही हकला रहे थे। तो अ, अ, और जिंदगी नर्क, इसने हकलाने ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। तो इन चीजों के चलते नफरत भी आ जाती है। तो कतराना बचना, जहाँ बोलने का मौका मिले भाग गया। और कुंठा, अपनी मन की बातों को मन में ही दबाए रखना, हम बोलना चाह रहे हैं बट ये डर है कि यार मैं हकला जाऊंगा। तो एक बार एक्सेप्टेंस को मजबूत बनाने के लिए वो वॉलेंटरी स्टेमिंग जरूर करनी चाहिए। वॉलेंटरी स्टेमिंग का एक्सेप्टेंस को डेवलप करने में, मजबूत करने में और हकलाहट के फियर को भगाने में बहुत बड़ा रोल है। ये आप प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हैं इसको करके। तो तो ये है कि अवॉइडेंस, अवॉइड करना, शब्द बदलना, छिपाना शब्दों का प्रयोग करके। और अवॉइडेंस से हकलाने का जो डर है वो और गहराई में होता जाता है। तो ये चीजें हैं कि अपन इनको कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको समराइज कर देता हूँ और फिर अपन के जो क्वेश्चन आंसर जो राउंड है या जो भी अपन के थॉट्स हैं अपन उनको लेना चाहेंगे। सो इम्पोर्टेंट चीज है
कि कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे क्या है कि ये है कि समराइज में कि समरी में ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने आप को जितना हो सके उतना पुश करना। मैं बोलने में बहुत आसान है ये, बट ये आप यकीन मानिए कि आपने यदि किसी से नहीं बोला है और आपने सेल्फ डिस्क्लोज करते हैं अकेले में, फिर 2-3 दिन बाद मन किया यार मैंने अकेले में कर दिया, अभी जो हमारे घर में यार इनके सबके साथ करो। तो सेल्फ डिस्क्लोजर एक इम्पोर्टेंट नजरिया है, तकनीक है अपने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने का और एक्सेप्टेंस डेवलप करने का। और ये हकलाने के बारे में बताना, हम पहले बता रहे हैं मतलब सारा डर खत्म। तो खुलकर स्वीकार करना कि मैं हकलाता हूँ, बस में या कहीं पर भी बोलने का मौका मिले, हेलो मैं थोड़ा हकलाता हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और मेरे से आप थोड़ा सा मेरी जो काबिलियत है उसके आधार पर डिसीजन लेना। सेल्फ वीडियो मोल्डिंग, शायद डायरी या जर्नल राइटिंग, हकलाने को बदलना वे इसलिए टेक्निक का यूज कर रहे हैं। वॉलेंटरी स्टेमिंग, एक्सेप्टेंस को व्यावहारिक रूप में लाना, फियर को कम करना, हकलाने की मानसिकता को कम करना, और बताना कि हम और बताना जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाए इमोशनल एंड मेंटली। और ब्लॉक करेक्शन जो टेक्निक है हम उनको यूज में लेना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको अटेंड करना चाहिए, वहाँ गतिविधि करनी चाहिए। अब आप आखिर में हैं सोच रहे होंगे फिर क्या, विपासना ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इसके बाद में हम अपनी इच्छा के अनुसार खुद क्रिएट कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, या एक निस्वार्थ सेवा या वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्लोज एंडर प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतनी की जाए, और टीओपीजी कोर्स या मूव कोर्स अटेंड किया जाए, और और सेल्फ हेल्प में प्रायोरिटी रखी जाए कि हमारी क्या प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हकलाने की मानसिकता है, हकलाने के फियर को ही दूर करना। यही मेरे मायने में सच सही मायने में प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक हकलाने का डर पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम कुशल संसार कर्ता नहीं बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें, शर्म, अस्वस्थता, चिंता, गिल्ट, निराशा, छिपाना, नफरत, कतराना, अवॉइडेंस, इन पर विजय प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। सो आपका आखिर में मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इसलिए लॉन्ग प्रोसेस को मेरे को सुना और इतना पेशेंस के साथ सुना। और मुझे पता है कि आप बीच बीच में ऐसा भी लगा हुआ है, अरे रजत जी यार आपने तो बोर कर दिया, बट फिर भी जो मैंने जो कंसेप्ट है उनको आपके सामने रखा। आपके अपना हर जगन्नाथ के रिलेटेड कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, फीडबैक है आप वो दे सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो ओवर टू ऑल ऑफ यू। रजत जी, मैं बोलना चाहूँगा गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं बहुत दिनों बाद लॉन्च में एक्टिव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत बहुत बधाई रजत। आप में एक विजुअल चेंज मुझे दिख रहा है, और शायद मैं बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ, तो मैं अच्छे से इस बात को महसूस भी कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे से अपना जगन्नाथ सीरीज में जो प्रेजेंटेशन है उसको आपने रखा, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आपने रखे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने जिस बताया कि कई बार होता है कि हमने मूव कर लिया, टीओपीजी कर लिया, कुछ कर लिया, फिर लगता है अब तो हम हो गए ठीक, अब क्या करना है, अब तो कोई जरूरत है नहीं, फिर वही साइकिल रिपीट होता है जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को याद रखना चाहिए। जिनको अभी मैं इस बात को भी कई बार सेशंस के दौरान मैंने भी रखा था, वो इसी बात पे बेस्ड था कि कभी भी हम अपने आप को इस तरीके से नहीं मान सकते कि हम क्योर्ड हो चुके हैं। हम स्टैमरिंग माइंडसेट को क्योर होने पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम जब अपने इन सब ग्रुप से ज्यादा दूर जाते हैं तो रिलैप्स का एक रियल में खतरा रहता है। जब हम उस अवेयरनेस से दूर हट जाते हैं कि हमारी एक रियलिटी क्या है, हमारी एक स्टैमरर की आइडेंटिटी है जो कहीं ना कहीं तक हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, और हम उस स्टैमरिंग माइंडसेट पे ही काम कर सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट स्टेज होता है हमारा ये सब जो ऑनलाइन जो फोरम सब हैं, जैसे अभी हम लोग लॉन्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, फिर टीओपीजी है, मूक है, कोई वर्कशॉप है। तो यही जो 3-4 चीजें हैं जो टीसा प्रोवाइड करता है वो बहुत हेल्पफुल होता है इस चीज को डील करने में। अनफॉर्चुनेटली मैं मूक टीओपीजी वगैरह अटेंड नहीं कर पाया, मगर मेरा अटेंड करने का मन है, बहुत रिफ्रेशिंग होगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया।
एक तरीके से मैं इसको प्रेजेंटेशन ही मानूंगा। आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी करी थी, क्योंकि आपने एक एक कंसेप्ट के बारे में उस पर 2-2 मिनट 5-5 मिनट तक आपने बोला उस बात को। आपने टेक्निक्स के बारे में बोला, आपने एग्जाम्पल्स ले लेके बताया, और जो सबसे बड़ा जो खूब लगा अच्छा आप में, कि जो पार्टिसिपेंट अभी लॉन्च मीटिंग में हैं उनको भी, उनको बोरियत ना लगे, वो कनेक्टेड फील करें, इसलिए पार्टिकुलर आपने नाम ले लेके कि जैसे ये ऐसा ये बोलेंगे, मोहित जी ऐसा सोचेंगे, कुमार कुंदन जी ऐसा सोचेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे होता है ऑडियंस को इंगेज रखने का। तो मुझे मोटा मोटी यही सब बातें बोलना था, और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सेशन को मैनेज किया, और आपने प्रेजेंटेशन भी दी। थैंक यू रजत। सो मैं आपके लिए एक लाइन में मैं चाहूँगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी पेशेंसली से सेशन सुना और इतना अच्छा फीडबैक दिया। और मेरी और टीसा टीम की लॉन्ग टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मूव अटेंड करें, आप पीओपी अटेंड करें जब भी मौका मिले, और इससे आपको एक वाकई में एक नया नज़रिया मिलेगा। आप ओपन अप होगे। जो मैंने हकलाने का जो डर है, स्टेमिंग फियर, वो मेन रोल होता है, क्योंकि वो एकदम क्लियर हो गया तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सो थैंक यू सो मच। और आप, हाँ, मोहित जी के पास चलते हैं कि वो कुछ फीडबैक या कुछ कुछ सुना सब देना चाहिए। ओवर टू मोहित जी। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? या या बिल्कुल आ रही है जी, मोहित जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोहित है और मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मैं प्रेजेंट में अपनी एक सोच लाता हूँ। रजत जी, मुझे आपसे सिर्फ दो सवाल पूछने हैं। पहले तो ये कि आप कहाँ, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा बाद में मीटिंग ज्वाइन की। और दूसरी बात ये है कि जो ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज आते हैं, मतलब उसमें आवाज नहीं निकलती बिल्कुल। आवाज अंदर ही घुट जाती है। सिर्फ हमारी हवा निकलती है। मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों होता है और उसको कैसे कम किया जाए? सो मैं आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर आऊँ तो ये है कि मैं राजस्थान के भरतपुर राजस्थान के भरतपुर शहर से हूँ, और अभी मैं जयपुर में रह रहा हूँ। और ये है मैं कहाँ से हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन था, ब्लॉक क्यों आता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो वायरिंग है, जो नहीं हकलाते हैं उसमें और हमें जो वाणी तंत्रिकाओं में कुछ भिन्नता देखी जाती है। और इसी को ही हमने न्यूरोलॉजिकल बोला है, जो बचपन से ही होता है या फिर हमें होता है वो। तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल है जिस पर हमारा कोई सात। कंट्रोल नहीं है, तो जिससे हकलाहट आती है और ये ब्लॉकेज होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो जी। निपटने के लिए है कि जो टेक्निक्स हैं उन पे महारत हासिल करने की दिशा, वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो है कि आपको फर्स्ट, जैसे आप न्यू हैं, यदि आप न्यू हैं या अपने पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ तक तो आप टेक्निक्स को सीखिए। सभी टेक्निक्स को आप से सीखेंगे। जैसे कि इधर 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 आवाज। ठीक। जी जी, अ, बोलिए बोलिए। जैसे कि बाउंसिंग हो गया, प्रोलोंगेशन हो गया, पॉजिंग हो गया, और वॉलंटरी स्टेमिंग। इसका अपना हर जगह अपना प्रॉपर दिया हुआ है। और इसकी टीसा के यूट्यूब चैनल पर एक मिनी सीरीज भी है टेक्निक्स के बारे में। तो उनको वहाँ सीख कर उनकी प्रैक्टिस करना अकेले, फिर लॉन्च में प्रैक्टिस करना उनकी, जो ब्रेकआउट रूम होते हैं उनमें। और सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है। यहाँ से सीख के आप मूव कोर्स ज्वाइन करना। उसमें आपको टेक्निक्स के लिए आपको बोला जाएगा कि वीडियो बनाइए। वीडियो बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यार मैं तो वैसे ही डर रहा था, ये टेक्निक सीख ली 1-2 मंथ हो गए। फिर अब मैं ये वॉलेंटरी स्टेमिनिंग पर आपको अच्छी पकड़ होने के बाद 2-3 मंथ तक फिर आप ब्लॉक करेक्शन पर जाइए। जो अभी आप ब्लॉक बोल रहे हैं कि कुछ नहीं सोचता या कुछ भी बाहर नहीं आता है, तो अब इसकी भी एक हायरार्की है। पहले कैंसिलेशन सीखते हैं और फिर पुल आउट सीखते हैं। ये दोनों में ही हमारा काम हो जाता है। कैंसिलेशन में ये होता है कि जिस शब्द पर अपन ब्लॉक ब्लॉक में जाते हैं उसको वापस से रिपीट करते हैं। रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि
पहले हमारी जो स्वैच्छिक हकलाहट के साथ हमने उस शब्द ये को, रहा इधर इधर, ये वाला ना स्वैच्छिक हकलाहट के साथ अंदर में अंदर अंदर भाई, उस पे आ, नहीं। उस जी जी बोल। उस वर्ड को कंप्लीट किया। फिर हमने सांस लेकर एक प्रोसेस फॉलो की कि मैं कहाँ पर हकलाया, कहाँ टेंशन थी, और उस टेंशन को रजिस्ट करते हुए, उस टेम्परेचर को रजिस्ट करते हुए आराम से एक लो टेंशन के साथ, मोर ईज के साथ, और कोई टेक्निक बाउंसिंग प्रोलोंगेशन के जरिए उसको शब्द को वापस से बोला। ये एक फर्स्ट स्टेप है कैंसिलेशन। जब आप इसमें 3-4 मंथ की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, या आप लगेगा कि अब तो इस पर कंफर्टेबल हो गए, फिर आप पुल आउट पे जाना। पुल आउट में मोर अवेयरनेस की, ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। इसमें अपन को शब्द कंप्लीट नहीं करना होता है, शब्द के बीच से ही अपन को ये जो प्रोसेस है कि टेंशन को सोचना कि कहाँ पे वो हुआ है, उसको उसी मोमेंट पर रिलीज करते हुए इसमें आवाज़ जारी रहती है, थोड़ा सा जैसे पूरा हो। तो आवाज जारी रखते हुए टेंशन को रिलीज करते हुए उसको प्रोलोंगेशन या पॉजिंग या फिर बाउंसिंग के साथ उस शब्द को कंप्लीट करना। जैसे मैंने करना पे पुल आउट किया, तो इस आप इस लेवल पर आ जाओगे। तो ये है समाधान ब्लॉक करेक्शन के, मतलब ब्लॉक में क्या है। तो टेक्निक सीखी हमने, ये टीसा की कोर टेक्निक है, जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो ये है। आपको जो बेनिफिट मिले आप वो यूज कर सकते हैं। टेक्निक तो सीख कर प्रैक्टिस करके ब्लॉक करेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो मूक या टीयूपीजी कोर्स अटेंड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक बार तो, क्योंकि एक बार करने से नॉलेज तो मिल जाएगी आपको, फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कौन सा रहेगा कोर्स? कि क्या जी करना है। हाँ जी। बोलिए। अजय जी, जो अभी आपने कोर्स बताया है वो आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, कौन सा कोर्स? ये जो ओपन मूक कोर्स होता है, जो जिसको भी ध्रुव गुप्ता सर हैं वो लीड कर रहे हैं। आप उनका टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, ध्रुव गुप्ता, तो आप उनको मैसेज करके आपको ओपन मूक के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। नहीं तो टीओपीजी कोर्स भी होता है, जो जब भी ये कोर्स स्टार्ट होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डाल दी जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डेली एक बार उसको देख लें कि क्या चल रहा है टीओपीजी ग्रुप में। तो इसके रिगार्डिंग अपडेट वहाँ डाली जाती हैं जब कोर्स स्टार्ट होते हैं। जी रही। और टीओपीजी के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी टीओपीजी जी 2.0 कोर्स एंड हुआ है, जिसमें मैंने वो पार्टिसिपेट किया था। उसकी इसकी टीसा के यूट्यूब चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट है। उसमें लगभग 17-18 वीडियोज हैं। आप उनको एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगी कि क्या क्या होता है। तो ये बेनिफिशियल होगा। और आपका कोई क्वेश्चन? जी। सो यदि आई होप मैं आप मोहित जी आपका अच्छे से आंसर दे पाया होगा। और जी 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 यदि आप में से जिसके और भी कोई क्वेश्चन है या कुछ फीडबैक है, तो वो अपने विचार रख सकते हैं। बस मेरे को ब्लॉकेज के ही बारे में पूछना था, क्योंकि ब्लॉकेज की मेरे को काफी समस्या रहती है। ज्यादातर ब्लॉकेज की जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे को कभी अपने मैनेजर से बोलना हुआ तो वहां पर मतलब ये होता है कि आवाज ही नहीं निकलती है वहां पर। ये कुछ बताना हुआ तो वो अंदर ही अंदर रह जाती है बात जो मैं कहना चाहता हूँ, तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है। तो उसका सॉल्यूशन यही है जो मैंने अभी बताया है। जी टीओपीजी जी कोर्स की वीडियो देखना, और नहीं तो इसको ज्वाइन करना इस कोर्स को, क्योंकि देखना एक अलग चीज़ है। जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तब हम ज़्यादा सीखते हैं। तो इसको तो जी। ज़रूर करना ही चाहिए। तो थैंक यू। एंड थैंक यू। यदि अभिषेक जी एंड राज मंसूरी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बाकी तो सभी का फीडबैक हो चुका है। हाँ, मैं जो रजत भाई है उनसे मैं पर्सनल कॉन्फ्रेंस में मिला था मैं, और काफी टाइम हो चुका है। तो बहुत टाइम से हमारी बातचीत नहीं हुई है, और मैं रजत भाई को मैं
सभी से फॉलो भी करता हूँ, और और उनकी वो बहुत ही अच्छी, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है अपनी स्किल्स के पीछे। तो मैं यही मैं कुछ आपने जो आपकी जर्नी में जो चीजें सीखी हैं, वो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अ, मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। एक्चुअली ये जर्नी काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है। और अभी लॉन्च की टाइमिंग है मतलब 9 PM। और क्या है कि हम इसको बाउंडेशन के जरिए हम मीटिंग को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है जर्नी वाला। तो इसमें अपन कभी और आप या आप जब भी कभी तो इस पर एक और सेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि 2 मिनट में या 5 मिनट में बता हाँ देंगे। हाँ, हो जाए। हम्म। हाँ। तो मैं इतना मैं बोल सकता हूँ कि यदि आप इस रिकॉर्डिंग को वापस से सुनेंगे अपना हाथ जगन्नाथ की को, तो मैंने जो अपनी हम्म। लाइफ में सीखा है उनका मैंने कहीं ना कहीं यूज लिया है इसमें। तो आपको मालूम चल हम्म। जाएगा। और तो मतलब और तो आप मेरे को मतलब पर्सनल या कभी भी कॉल भी कर सकते हैं। बस ये बिल्कुल बिल्कुल। टाइमिंग के रिकॉर्डिंग ये अपन बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। करें। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फील किया। बे- सो हाँ। सो यदि और किसी का फीडबैक ना हो तो मैं एक लास्ट इसको कंक्लूड करके फिर मैं इनको बाइंड अप करती हूँ। अभिषेक जी, आपका कुछ है? ओके। सो मैं लास्ट में मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें इसको जो बाइंड अप मैं कर लेता हूँ कि अ, अभी जो राजमंत्री जी ने पूछा कि जर्नी, तो जर्नी नहीं, मैं बट इतना कह सकता हूँ कि मेरे को किन किन चीज़ों ने मेरे को हेल्प किया, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो है कि क्लोज एंडेड प्रैक्टिस, ये 1 मिनट की, 30 सेकेंड की, 2 मिनट की हो सकती है। और आप इसको कितनी भी अपने अकॉर्डिंग सहजता के साथ देख सकते हैं। TOPG मूव कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। अ, और SHG मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, लॉन्च ज्वाइन करना चाहिए। और इनमें जो टेक्निक्स हैं उनकी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें ये हमारे माइंड को ये याद रहे कि हम कहाँ क्या टेक्निक यूज ले रहे हैं। और फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें इसमें सुधार करना चाहिए। फीडबैक लेना चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन से, या जो भी लगता है कि यार इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा लेवल है, और पॉजिटिव पर्सन से। तो सभी होते हैं। और एनसी वर्कशॉप SHG करनी चाहिए। और इसमें है कि हकलाने की जो मानसिकता है जो मैंने बताए थे उन पर अपन को काम करना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें है कि फेशियल रिएक्शन, अब मैंने थोड़ा स्मेल किया, यदि मैं ऐसे ऐसे बोलता फेशियल रिएक्शन, तो दोनों में कितना अंतर है। तो वही होता है कि अपन कैसे अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज करें, गुड कम्युनिकेशन कैसे बने। तो आई कांटेक्ट को मेंटेन मेंटेन रखें, चाहे हम वॉलेंटरी स्टैमरिंग भी कर रहे हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट को लूज नहीं करना है। हम एक बार में एक चीज सोचें कि मैं आई कांटेक्ट को मैं मिस नहीं करूंगा इस बार। और इसमें है कि बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी थॉट्स, भाषा शैली, किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए इसको, थोड़ा करेज चाहिए। और ये एक एक चीज हो लास्ट में कि रियली वांट टू ओवरकम या स्टमिक माइंडसेट क्यों करना, क्यों मुझे करना ही है। तो हम इसमें कर सकते हैं। सो अभी राजमंसूरी जी का एक क्वेश्चन है, उनको लेके फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। हेलो। हम्म। हाँ। अभिषेक भाई। हाँ, अभिषेक जी कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड। जी जी, तो मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी तो काफ़ी अच्छी थी प्रेजेंटेशन। तो मैं जस्ट वॉशरूम गया था तो इसीलिए आपने शायद बोला भी होगा नाम मेरा। तो मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं था। वैसे मैं ओवरऑल प्रेजेंट था मैं इस मीटिंग में। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आजकल ना मैं अड़ अड़कर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे दिमाग में होता है कि मैंने ये लाइन अच्छी तरह तरीके से बोलनी है,
बट जब भी मैं सामने वाले पर्सन से बात करना चाहता हूँ, तो या तो मैं तो बहुत फास्ट बोलता हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता लगता मैं क्या बोल गया, और ओवैसे सामने वाले पर्सन को भी नहीं पता लग पाता कि मैं क्या बोलता हूँ। और उसके अलावा जब मैं स्लो बात करता हूँ तो मैं वर्ड्स में ही अड़ जाता हूँ। मैं जैसे मैंने आधी लाइन बोलकर अगली लाइन में आगे बोल ही नहीं पाता। तो इसके लिए आप कोई मुझे एडवाइस दो, कोई सुझाव वगैरह दे दो कि। या आपका क्वेश्चन ये है कि आप अभी अटक के ज़्यादा बात कर रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है, मेरा मानना है कि ये इसमें बिलीव या जो हमने वैल्यू जो सीखी हुई है अब तक वो है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहता है कि हमें स्टैम्पिंग है, हम अटक अटक के काम कर रहे हैं। तो इस पूरी मानसिकता पर काम करना पड़ेगा हमें, तभी इसका सॉल्यूशन है। यदि हम एक शब्द को सीख लें कि मैं इस शब्द को मैं साइलेंस से बोल रहा हूँ, तो वो तो हम आसानी से सीख जाएंगे। बट जो मैं इसकी जो हकलाने का जो डर है या मानसिकता है, वो ये है कि डर, फियर, ये हमारे मन में है। शायद हमें यदि मालूम ही नहीं चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रभावित करते हैं। कि चिंता हो रही है, गिल्ट हो रहा है, कि हम अवॉइड कर रहे हैं, हम छिपा रहे हैं। तो इनके लिए टीसा से आप जुड़िए। आप जो जैसे मैंने अभी मोजी से बोला, वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक आपको टीओपी या मूक कोर्स सीरियसली अटेंड करना चाहिए। सीनियर मेंबर से या फैकल्टी से आपको डिस्कस करना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने अभी यहाँ तक किया, मैं आगे में क्या करना चाहिए मेरे को। तो जी। ये एक दिन में नहीं हो सकता, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एक मंथ में हो जाएगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड हम पर करता है। कि हम किस लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कितनी क्लोज एंडेड प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस नहीं की, ध्यान भूल गए। भूलना एक कॉन्सेप्ट है, भूलना। हम हर बार हम पर स्टेप नहीं भूलेंगे, बट हम बार बार याद दिलाते रहेंगे कॉन्सियसली। तो वो चीज़ें हम अपन को टिक करती रहेंगी, फिर अपन इस पे काम करते रहेंगे। तो जो आपने ये चीज़ें बोली हैं कि स्टेमरिंग एंड मतलब ज़्यादा अखलाट हो रही है, तो ये अखलाट बढ़ती और कम होती रहेगी। बट मैनेज करना सीखना है तो टेक रिस्क पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए ब्लॉक एक्शन ही सीखना पड़ेगा। उसके लिए जी। लॉन्च प्रैक्टिस है। आप लॉन्च में आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो कोर जो टेक्निक सीखनी है वो मूव ओपन मूव कोर्स है और टीओपीजी है। जब भी इनका नोटिफिकेशन आए उसमें आपको समय मिलते हुए अटेंड करना चाहिए। आपने किया था, आई थिंक मुझे याद है। बट शायद ये होता है कि वही कि अपन किसी तरह से छोड़ देते हैं, या अपन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो सीखने के बाद उतना ही रोल अदा करती है प्रैक्टिस, वही हमारी एक्सेप्टेंस को मजबूत बनाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जी। 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 और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, और जो आपने थोड़ी देर पहले आई थिंक किसी के साथ को यूट्यूब वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वीडियोस के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, हाँ, देखनी जरूरी है। मैं डिस्कस कर रहा था कि अब द इंडियन स्टेमिंग यूट्यूब इंडियन स्टेमिंग एसोसिएशन टीसा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीओपीजी 2.0 करके प्लेलिस्ट है। इसका टीओपीजी 2.0 का सारे 18 वीडियोज हैं लगभग। आप उनको वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों के मालूम चलेगा, वैल्यूज को मालूम चलेगा। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। मेहनत से जी। उनको आप नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। वो वीडियोज हैं। थैंक यू। ओके। और एक क्वेश्चन था, सॉरी। तो जैसे मैं अभी मतलब कि डेली तो नहीं, वीक में मैं 2 या 3 दिन निकाल कर कभी कभी मैं कोल प्रैक्टिस करता हूँ। तो कोल प्रैक्टिस का मतलब कि असर होता है करने का, उसके रिजल्ट मिलता है कोल प्रैक्टिस करने से। बिल्कुल असर होता है कोर टास्क को वेरिएशन के साथ। आप सपोज करो, यदि आपने, अभी हम सोच रहे हैं कि अरे अब तो हमारे पुराने साथी राज मंसूरी के साथ अपन है ना एक स्टेमिंग इंटरव्यू करेंगे। अब इनके साथ तो अपन ने कर लिया, तो उनको वेरिएशन लाओ उसमें। कभी किसी और के साथ करो, कभी किसी और के साथ करो। अलग अलग लोगों के साथ करोगे तो थॉट्स मिलेंगे। तो उससे और टेक्निक्स की प्रैक्टिस वहाँ पे करना, तो अवेयरनेस के साथ करना। कोटाक्स, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, कोटाक्स ने मेरे को बहुत हेल्प की है। मैंने जब मूव किया था उसमें भी हेल्प की, टीओपीजी 2.2 किया उसमें भी हेल्प की है। मैंने टीओपीजी 2.0 में तो लगभग अभी 70 डेज हो चुके हैं मैं डेली डेली वीडियो चैलेंज को लेते हुए। तो उसमें आपको चैलेंज देंगे तो आपको बोलना ही है, 3 मिनट आपको बोलना ही पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके यदि आप करोगे
ना करने से तो अच्छा है कि करना, भले ही अपने रूम में, जी। बट और अच्छा होगा कि राइट। आप इसको वेरिएशन के साथ, चैलेंजिंग के साथ करें, तो कोटाक से काफ़ी हेल्प होती है। ओके, ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात मुझे बताई। थैंक यू सो मच। मैं राजमंसूरी जी के पास जाना चाहूँगा, इनके लाभ कुछ नहीं बताया। हाँ, काफी टाइम से मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं काफी टाइम से ये सोच रहा था कि मैं स्पीच थेरापी ले लूं, क्योंकि से बहुत सारे लोग हैं अ, जिन्होंने स्पीच थेरेपी देने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिला है। तो क्या स्पीच थेरापी देना चाहिए? और जो दिशा में टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये था मेरा क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी है? ये लास्ट ओके। हाँ। क्वेश्चन है। ग्रेट ग्रेट। हाँ। सो मैं बात करना चाहूँगा, टोटली डिपेंड्स यू। मैंने कभी व्यावहारिकता में प्रैक्टिकली मैंने कभी इसकी थेरेपी नहीं ली है, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे जितना मैंने सुना है या मैंने जिनसे बातें की हैं, वो हैं कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, अ, तो आप ले लें उनका, 1 मंथ का या 1 साल का, यदि आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है तो आप ले सकते हैं। बट उसमें भी सेल्फ हेल्प के जरिए ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो आपको गाइड कर देंगे। अब दूसरी बात है टीसा की। तो टीसा में मूक का जो प्रोग्राम है, टीओपीजी का जो कोर्स है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अपने आप में खुद ही एक थेरेपी है। डॉक्टर अमित बजाज बोस्टन में वो एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो एक प्रोफेसर हैं, वो स्पीच थेरेपिस्ट को वो ट्रेन करते हैं। तो उनसे नॉलेज मिलने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर सचिन सर जिन्होंने खुद अपनी स्टडी को मैनेज किया है और अभी इस लेवल पर हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि टीसा की टेक्निक्स आपको मदद कर देंगी। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें हेल्प करती हैं। तो इसमें जैसे कि जो एक मूक कोर्स और टीओपीजी कोर्स इसी रूप में डिजाइन किया गया है, हायरार्की में, लोअर से हायर। इसको आप डेडिकेटली करेंगे, कि सोच लें कि अब तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया, अब तो मेरे को काम करना ही है बस, मतलब माइंड में ये चीज़ है, तो आप इसको करेंगे। जैसे जैसे फैकल्टी बोले या टीचर बोले वैसे वैसे आप उनको करें। यकीन मानिए कि आप ओपन मूक या मूक कोर्स करने के बाद अब में डिफरेंट देखेंगे। बट ये है कि अपना एफर्ट लगाना है। वो बोले वो तो अच्छा है, बट हम उससे क्या वेरिएशन कर सकते हैं? मैंने मूक या टीयूपीजी कोर्स की कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे को मौका मिले वेरिएशन के साथ में करूँ, तो ज़्यादा हेल्प होती है। और एक और स्पीच थेरेपिस्ट के बाद में मैं एक बोलना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक देखा है, जो स्पीच थेरेपी है वो सतही रूप से काम करते हैं, कि आपका बोलना सही, बोलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टंग ट्विस्टर या मतलब जो भी चीज़ें हैं वो केवल दिखने या सुनने पर फोकस करते हैं। बट वो हमारी छिपी हुई भावनाओं, वैल्यूज को जो हमें प्रभावित कर रही हैं उन पर काम नहीं होता है वहाँ पर, मेरा ऐसा लगता है मुझको, जितना मैंने सुना है। तो तीसरा में आपको ये सिखाया जाता है कि हकलाने की मानसिकता क्या है और उस पर कैसे काम किया जाए। तो इससे मैं तो यही सलाह दूंगा कि मैंने नहीं ली है तो यदि आप अफोर्ड कर सकते तो लें, नहीं तो सेल्फ हेल्प के जरिए, ना ही थेरेपी में ज़्यादा आपको मदद मिल पाएगी, ना ही टीसा में। और टीसा का ये है कि जब आप सेल्फ हेल्प के जरिए आप अपनी अखलाक को जितना आप चाहो उतना मैनेज कर पाओगे। अखलाक ही नहीं, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर,
लीडरशिप एसएचजी को आप अकेले जा रहे हो या कोई और दो दिन साथ में जा रहे हो, तो एक इनका इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, आपका केवल 1 घंटा या 2 घंटा देने से। तो टीसा एक एक मैं टीसा को तो मैं ब्रॉड लेवल पर मैं देखता हूँ, जिसका मेरी लाइफ में अमूल्य योगदान रहेगा, मैं इतना बोलती हूँ। और मैं जरूर मैं टीसा को ही मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। एंड मैं मानूंगा कि यदि आपने सारी चीज़ें सही ढंग से फॉलो की, टीचर की गाइडेंस मानी, एक्सपीरियंस लोगों से आप जुड़े रहे, प्रॉब्लम बताते रहे, कनेक्ट रहे, तो अभी जो आपका जो लेवल है माइंडसेट का, वो काफ़ी चेंज होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पिछले लगभग एनसी के बाद का, एनसी 2022 के बाद का अभी तक का। सो ये था। आई थिंक आपके जब आपका आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश की है, तो आपका क्लियर है हाँ राजवंशी जी? बिल्कुल। जी जी सो सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजवंशी जी, आपसे काफ़ी बात मुलाकात हुई। अभिषेक जी, आप मूव के साथी थे। एंड लास्ट में खुलकर स्वीकार करना, सेल्फ वीडियो मॉडलिंग, डायरी जर्नल राइटिंग, अखलाने को बदलना, टेक्निक की प्रैक्टिस, वॉलंटरी स्टडिंग, लॉ करेक्शन, सेल्फ हेल्प, जो मैंने पहले बोला था, ये ओवरऑल एक जरिया है। और तीसरा के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट को अटेंड करते रहना। अटेंड इस भाव में नहीं करना, देखो मैं एक बार क्लियर बोलता हूँ कि यदि अपने हकलाने को काम करनी है ना, तो ये होना चाहिए कि मैं उस इवेंट से सीख क्या रहा हूँ। यदि मैं एसएचजी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या सीखने को मिला, क्या चेंज आया मेरे में। दो चीज होती हैं, एक होते हैं एसएचजी अपन क्यों जा रहे हैं, वाई, वाई का आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सीखने को मिला, प्रैक्टिस की तो बहुत अच्छा। चाहे भले बोरियत हो थोड़ी सी, थोड़ा फन हो, ठीक है, बट हमें जो भी इवेंट है हकलाने पर हमारा पर्पज स्पष्ट होना चाहिए। और हमें हमारा जो हमें ये लगना चाहिए कि मेरे पर अपने आप पर काम करना है। सो आप सभी दोनों साथियों को बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी जिन्होंने भी नहीं सुना या इस रिकॉर्डिंग को जब भी सुने, सो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं अपना जगन्नाथ के इम्पोर्टेंट पहलू को रखता हूँ। बट फिर भी सभी पहलू ना आ पाए तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। और आप अपने यहाँ जगन्नाथ को थोड़ा डीपली में पढ़ के, चिंतन करके आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। और प्रैक्टिस करके, मैंने जब फर्स्ट बार अपना हाथ जगन्नाथ बुक पढ़ी थी, मेरे को थ्योरी मिली थी, मेरे को कुछ नहीं मिला था, मतलब जो मेरे को ट्रेनिंग मिली है मूक से, एसएचजी से, एनसी से, टीओपीजी 2.0 से, इन्होंने काफ़ी हद तक चेंज लाया है मेरी लाइफ में। सो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू होस्ट के साथ मिलेंगे। और ये मंथली रिवीजन रहेगा अपना हाथ जगन्नाथ का। अपने हाथ जगन्नाथ की जो मेन वैल्यूज हैं, डीपली थिंकिंग, उनको बाहर निकाला जाए, ये इसका पर्पज है। सो आप सभी को नमस्ते एंड बहुत बहुत आभार कि आपने सेशन को अटेंड किया और सेशन को अच्छे से क्रियान्वित करने में हेल्प की। सो तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।